स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बेहद आम लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण स्थिति पर गहराई से बात करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस ये धमनियों आर्टरीज से जुड़ी एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं और एक चित्र भी है। तो आज का मकसद है कि इस जानकारी को सरल तरीके से समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एथेरोस्क्लेरोसिस आखिर है क्या? हमारे नोट्स कहते हैं कि यह बड़ी और मध्यम आकार की धमनियों की एक आम बीमारी है, मस्कुलर आर्टरीज और इलास्टिक आर्टरीज की। इसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का ही एक प्रकार बताया गया है। जी बिल्कुल। देखिए, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक बड़ा शब्द है। इसका मतलब है धमनियों का सख्त होना, उनकी लचक कम होना। एथेरोस्क्लेरोसिस थोड़ा और स्पेसिफिक है। इसमें धमनी की सबसे अंदरूनी परत, वो ट्यूनिका इंटिमा, उसमें कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजें जम जाती हैं। इनसे प्लैक्स बनते हैं। एथेरोमा भी कहते हैं इनको। अच्छा, तो मतलब धमनी के अंदर ही प्लाक जमा हो जाते हैं। हाँ, और यही प्लैक का जमाव ही असल में प्रॉब्लम की जड़ है। क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता है ना, तो धमनी के अंदर की जगह, वो ल्यूमेन, वो सिकुड़ती जाती है, खून का बहाव कम हो जाता है। ठीक है। और क्योंकि ये सब इंटिमा में शुरू होता है, जो खून के सीधे कांटेक्ट में है, तो मामला और पेचीदा हो जाता है। और ये शरीर में कहीं भी हो सकता है या कुछ खास जगह हैं जहाँ ये ज्यादा होता है? नोट्स में कुछ नाम दिए हैं। हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो कहीं भी हो सकता है, पर कुछ जगह कॉमन है। नोट्स के हिसाब से एब्डोमिनल एओर्टा, मतलब पेट वाली मुख्य धमनी, फिर कोरोनरी आर्टरीज, जो दिल को खून देती हैं। जी, फिर घुटने के पीछे वाली पॉप्लिटियल आर्टरी, गर्दन की कैरोटिड आर्टरीज और दिमाग में सर्कल ऑफ विलिस। इन जगहों पर ये ज्यादा मिलता है। और अलग-अलग जगह होने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब लोकेशन का क्या महत्व है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जहां प्लाक बनेगा, लक्षण और नतीजे उसी हिसाब से होंगे। जैसे कोरोनरी आर्टरी में प्लाक है तो दिल पर असर, सीने में दर्द हो सकता है जिसे एंजाइना कहते हैं, या फिर हार्ट अटैक भी। ओह, अगर कैरोटिड आर्टरी जो गर्दन में है, उसमें दिक्कत आई तो दिमाग को खून कम मिलेगा, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। समझ गया। पैरों की आर्टरी में हुआ तो चलने में दर्द? हाँ, क्लॉडिकेशन। तो लोकेशन से ही पता चलता है कि क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी। ठीक है। अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स पर। मतलब किन लोगों को खतरा ज्यादा है? नोट्स में 2 तरह के फैक्टर्स बताए हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। पहले मॉडिफाइबल की बात करें। हाँ, ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इन पर हम काम कर सकते हैं, रिस्क कम कर सकते हैं। नोट्स में जो मुख्य मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपरटेंशन, फिर तंबाकू स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी वगैरह, और डिसलिपिडेमिया, यानी खून में लिपिड का गड़बड़ होना, खास तौर पर एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसका बढ़ना, और एचडीएल अच्छा वाला उसका कम होना। और डायबिटीज भी है इसमें। जी, और मधुमेह यानी डायबिटीज मिलेटस, ये सब मॉडिफाइबल हैं। इन्हें मॉडिफाइबल इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल बदलकर या इलाज से कंट्रोल हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल, यही तो बात है। स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, दवा और परहेज से बीपी कंट्रोल हो सकता है, शुगर मैनेज हो सकती है, खानपान वर्जिश से कोलेस्ट्रॉल ठीक कर सकते हैं। इसीलिए इनके बारे में जानना और इन्हें कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर किसी में एक से ज्यादा फैक्टर्स हों तो? खतरा काफी बढ़ जाता है। ये सब मिलकर रिस्क को कई गुना कर देते हैं। अच्छा। और दूसरी कैटेगरी है नॉन मॉडिफाइबल की, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। उनमें क्या है? नोट्स के अनुसार इसमें मुख्य है उम्र का बढ़ना, एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खतरा बढ़ता है। फिर लिंग, सेक्स। पुरुषों में ये कम उम्र में और ज्यादा गंभीर रूप में देखा जाता है। हालांकि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में भी खतरा तेजी से बढ़ता है। हाँ, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस। जी, और आखिर में फैमिली हिस्ट्री, मतलब अगर परिवार में किसी करीबी को, जैसे माता पिता, भाई बहन को कम उम्र में दिल की बीमारी हुई हो। कम उम्र मतलब? पुरुषों में 55 साल से पहले और महिलाओं में 65 साल से पहले। अगर ऐसा है तो खतरा बढ़ जाता है। तो अगर ये फैक्टर बदले ही नहीं जा सकते तो फिर इनके बारे में जानने का क्या फायदा? फायदा यह है कि अगर किसी में ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क हैं, तो उसे और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को अपने मॉडिफाइबल फैक्टर्स जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, इन पर और भी सख्ती से ध्यान देना चाहिए। अच्छा। डॉक्टर को भी इससे मरीज के ओवरऑल रिस्क समझने में मदद मिलती है। मतलब कुछ लोगों को अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ता कैसे है? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है?
हमारे पास एक चित्र भी है, शायद वो मदद करे। हाँ, ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और सालों में धीरे धीरे होती है। जैसा चित्र और नोट्स में है, शुरुआत होती है एंडोथीलियल सेल डिसफंक्शन से। एंडोथीलियम धमनी की सबसे अंदरूनी परत है, बिल्कुल पतली सी एक सेल मोटी। ये खून के सीधे संपर्क में रहती है। डिसफंक्शन मतलब ये परत ठीक से काम नहीं कर रही या डैमेज हो गई है? क्यों होता है ऐसा? हाँ, मतलब डैमेज हो गई या उसका फंक्शन गड़बड़ा गया। इसके कारण वही रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, हाई बीपी, स्मोकिंग के केमिकल्स, ज्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, शुगर। इनसे एंडोथीलियम डैमेज होती है, उसकी परमिएबिलिटी मतलब पारगम्यता बढ़ जाती है, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दीवार के अंदर घुसने लगता है। अच्छा। और यहीं से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं है, ये एक तरह की सूजन वाली बीमारी है। चित्र में भी यही है, नॉर्मल आर्टरी के बाद डैमेज्ड एंडोथीलियम। फिर अगला स्टेप दिखाया है फैटी स्ट्रीक। ये क्या चीज है? जब एलडीएल अंदर जमा होता है और ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। मोनोसाइट्स नाम के सेल खून से दीवार में आते हैं और मैक्रोफेज बन जाते हैं। ये मैक्रोफेज उस ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को खाने लगते हैं। जब ये बहुत सारा लिपिड खा लेते हैं, तो ये फूले हुए झाग जैसे दिखते हैं। फोम सेल्स। हाँ, बिल्कुल, फोम सेल्स। इन्हीं फोम सेल्स के जमाव को फैटी स्ट्रीक कहते हैं। चित्र में जो पीले दाने जैसे दिख रहे हैं फैटी स्ट्रीक वाले हिस्से में, वो यही है? जी हाँ, ये फैटी स्ट्रीक्स काफी पहले बचपन या जवानी में ही बनने लग सकते हैं। शुरुआत में इनसे कोई रुकावट नहीं होती, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद चित्र में फैटी स्ट्रीक के बाद फाइब्रस प्लाक दिखाया है। फैटी स्ट्रीक बनने के बाद सूजन चलती रहती है। साथ ही धमनी की दीवार के मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, वो भी इंटिमा में आते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये सेल्स और मैक्रोफेज मिलकर कोलाजन और दूसरे मैट्रिक्स प्रोटीन बनाते हैं। ये सब मिलकर फोम सेल्स और लिपिड के ऊपर एक क्या कहते हैं रेशेदार टोपी, एक फाइब्रस कैप बना देते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है फाइब्रस प्लाक या एथेरोमा। ये फैटी स्ट्रीक से ज्यादा बड़ा और ठोस होता है और अब ये धमनी को संकरा करना शुरू कर सकता है। और फिर चित्र ए में कॉम्प्लेक्स एथेरोमा दिखाया है, जिसमें कैल्सिफिकेशन भी लिखा है। इसका क्या मतलब है? समय के साथ ये प्लाक और बदल सकता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें सेल्स मर सकते हैं, प्लाक के अंडर ब्लीडिंग हो सकती है, इस पर खून का थक्का जम सकता है, थ्रोम्बस। हाँ, थ्रोम्बस, और इसमें कैल्शियम भी जमा हो सकता है, कैल्सिफिकेशन। इससे ये सख्त हो जाता है। कैल्सिफिकेशन अक्सर पुराने ज्यादा गंभीर प्लाक्स में होता है और ये कॉम्प्लिकेशंस के बढ़ते रिस्क से जुड़ा है। ये कॉम्प्लेक्स प्लाक अक्सर अनस्टेबल होते हैं, मतलब इनके फटने का खतरा ज्यादा होता है। तो ये पूरी कहानी एंडोथीलियल डैमेज से कॉम्प्लेक्स प्लाक तक सालों में होती है। अब आते हैं लक्षणों पर। क्या कोई शुरुआती लक्षण होते हैं? नोट्स में एंजाइमा और क्लॉडिकेशन का जिक्र है। हाँ, एंजाइना और क्लॉडिकेशन इसके क्लासिक लक्षण हैं, पर ये तभी होते हैं जब प्लाक इतना बढ़ जाए कि खून के बहाव में अच्छी खासी रुकावट हो, आमतौर पर 70% से ज्यादा ब्लॉक होने पर। एंजाइना मतलब सीने में दर्द? हाँ, सीने में दर्द या दबाव, जो अक्सर मेहनत करने पर होता है और आराम से ठीक हो जाता है। ये कोरोनरी आर्टरी में रुकावट का संकेत है। और क्लॉडिकेशन, वो चलने पर पैरों में, पिंडलियों में दर्द या ऐंठन होना, जो रुकने पर ठीक हो जाए। ये पैरों की धमनियों में रुकावट दिखाता है। लेकिन क्या ये लक्षण हमेशा होते हैं? नहीं, और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। अक्सर ये सालों तक, दशकों तक बिना किसी लक्षण के चुपचाप बढ़ता रहता है, एसिम्प्टोमेटिक। बहुत लोगों को पता ही तब चलता है जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर थोड़ी बहुत रुकावट झेल लेता है। लक्षण तभी आते हैं जब या तो रुकावट बहुत ज्यादा हो जाए या फिर प्लाक अचानक फट जाए और उस पर थक्का बन जाए, खून का बहाव एकदम रुक जाए। इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। और अगर ये बढ़ जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो क्या गंभीर नतीजे मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? नोट्स में कई नाम हैं। हाँ, और ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीरियस, जानलेवा भी हो सकती हैं। लिस्ट में है एन्यूरिज्म। धमनी का फूल जाना? जी, प्लाक दीवार को कमजोर कर देता है, तो वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है। अगर ये फट जाए तो बहुत खतरनाक ब्लीडिंग हो सकती है। फिर इस्कीमिया मतलब किसी अंग तक खून का बहाव कम होना। इनफैक्ट जब खून पूरी तरह रुक जाए और टिश्यू मरने लगे, हार्ट अटैक या स्ट्रोक इसी में आते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज भी है। हाँ,
पीवीडी, हाथ पैरों की धमनियों की बीमारी, दर्द, सुन्नापन, घाव न भरना, यहाँ तक कि गैंग्रीन भी हो सकता है। और थ्रोम्बोसिस मतलब प्लेक पर खून का थक्का बनना, जो ब्लॉकेज बढ़ा सकता है। और एम्बोलिज्म? एम्बोलिज्म होता है जब वो थक्का या प्लेक का टुकड़ा टूटकर खून के साथ बहता हुआ आगे जाए और किसी छोटे आर्टरी में फंस जाए। स्ट्रोक का एक आम कारण यही होता है, कैरोटिड आर्टरी से एम्बोलिज्म निकलकर दिमाग में चला जाता है। तो मतलब ये सिर्फ धमनी का पतला होना नहीं है, इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल। असल में प्लेक का फटना और उस पर थक्का बनना, यही ज्यादातर हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह बनता है। ये अस्थिर प्लेक एक टाइम बॉम्ब जैसा है, इसीलिए एथेरोस्क्लेरोसिस को समझना और इसके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना जान बचाने जैसा हो सकता है। तो आज हमने नोट्स और चित्र के आधार पर एथेरोस्क्लेरोसिस को काफी गहराई से समझा। ये धमनियों में धीरे धीरे प्लेक जमने की एक सूजन वाली प्रक्रिया है। ये कुछ खास जगहों पर ज्यादा होती है और रिस्क फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज इसे बढ़ाते हैं। सबसे अहम बात शायद ये है कि ये अक्सर बिना लक्षण के बढ़ती है और आखिर में हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। हाँ, और इस पूरी बातचीत से जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि ठीक है, कुछ रिस्क फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर बहुत सारे जरूरी फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये जानकारी हमें सिर्फ सुनने के बजाय कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ करने से आपका मतलब? मेरा मतलब है अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना। हमने आज रोकथाम पर ज्यादा बात नहीं की, पर यह साफ है कि स्मोकिंग ना करना, हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, वजन कंट्रोल रखना, बीपी, शुगर कंट्रोल में रखना, ये सब कदम एथेरोस्क्लेरोसिस को धीमा करने या रोकने में मदद कर सकते हैं। शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि रोकथाम जल्दी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी चुपचाप सालों तक चलती है। भविष्य की मुसीबतों से बचने के लिए आज उठाए गए छोटे कदम कल बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपने और अपने आसपास के लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।